नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 24/7 और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं कुछ बड़ी खबरों की ओर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, हम सर्वधर्म समभाव में विश्वास करते हैं। मैं रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद में विश्वास करती हूं। मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि अगर भाजपा की बात से भड़ककर बंगाल में कोई अशांति पैदा करना चाहता है तो उसे नियंत्रित करें। जब हम दुर्गा पूजा मनाते हैं तो वे कहते हैं कि हम मनाने नहीं देते। घर घर में सरस्वती पूजा मनाई जाती है और वे कहते हैं कि हम ऐसा नहीं करने देते हैं। संभल में 24 नवंबर को हुए बवाल के मामले में आरोपी बनाए गए समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क बुधवार को न्यायिक जांच आयोग के सामने बयान दर्ज कराने के लिए लखनऊ पहुंचे। आयोग ने उन्हें और एक विधायक के बेटे को आयोग के लखनऊ स्थित कार्यालय में पेश होने के लिए समन भेजा था। पूर्व आईपीएस अधिकारी शिवदीप लांडे और आनंद मिश्रा के बाद एक और अधिकारी की बिहारी की राजनीति पारी में एंट्री हो चुकी है। सीतामढ़ी के महसौल आजाद चौक निवासी नूरुल होदा आज सन ऑफ मल्लाह मुकेश सैनी की पार्टी में शामिल हुए। सियासी पारी की शुरुआत करने से पहले वह दिल्ली रेलवे के आईजी पद पर थे। कुछ दिन पहले ही उनका इस्तीफा सरकार ने स्वीकार किया है। बुधवार को पटना मौर्या लोक होटल के सभागार में अपने समर्थकों के साथ मुकेश सैनी की पार्टी वीआईपी में शामिल हुए। मुकेश सैनी ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। नूरुल होदा सीतामढ़ी जिले के किसी विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, चल रही लड़ाई सिर्फ राजनीतिक लड़ाई नहीं है बल्कि भाजपा, आरएसएस और कांग्रेस के बीच विचारधारा की लड़ाई भी है। पूरा देश जानता है कि अगर कोई भाजपा को हरा सकता है तो वह सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। अगर हमें देश में आरएसएस और भाजपा को हराना है तो इसका रास्ता गुजरात से होकर जाता है। हमारी पार्टी की शुरुआत गुजरात से ही हुई थी। आपने हमें हमारे सबसे बड़े नेता महात्मा गांधी और सरदार पटेल दिए, लेकिन गुजरात में हम लंबे समय से हतोत्साहित हैं। मैं आपके जिले के वरिष्ठ नेताओं से मिला जिन्होंने मुझे बताया कि हमारे बीच प्रतिस्पर्धा रचनात्मक नहीं बल्कि विनाशकारी है। हम कुछ महीनों से इंटरनली खारगे जी और हमारी जो दिल्ली में सीनियर लीडरशिप है हमारा डिस्कशन हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी को हम मजबूत कैसे करें, क्योंकि सच में ये जो लड़ाई चल रही है ये राजनीतिक लड़ाई तो है मगर ये विचारधारा की लड़ाई भी है। और विचारधारा की सिर्फ दो पार्टियां हिंदुस्तान में, एक बीजेपी और आरएसएस और दूसरी कांग्रेस पार्टी। तो लड़ाई इन दोनों के बीच में है और पूरा देश जानता है, समझता है कि कांग्रेस पार्टी ही आरएसएस और बीजेपी को हरा सकती है। अमेरिका लगातार चौथे साल वर्ष 2024 से 25 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना रहा। इस दौरान दोनों देशों के बीच 131.84 अरब डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ। हालांकि इस अवधि में चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा बढ़कर 99.2 अरब डॉलर पर पहुंच गया। मंगलवार को जारी आंकड़ों से इसकी पुष्टि होती है। वैश्विक उथल पुथल के बीच यूपी के डिफेंस सेक्टर में असीम संभावनाएं देखी जा रही है। अनुमान है कि अगले 4 साल में प्रदेश से 25,000 करोड़ के रक्षा उत्पादों का निर्यात किया जाएगा। दुनिया भर में रक्षा के मामले में देशों के आत्मनिर्भर बनने की प्रवृत्ति ने डिफेंस सेक्टर को 7 गुना बढ़ा दिया है। यही वजह है कि रक्षा क्षेत्र के उद्यमी यूपी के डिफेंस कॉरिडोर को विश्व के प्रमुख निर्यातक बाजार के रूप में देख रहे हैं। अगले 4 वर्ष में सिर्फ यूपी से 25,000 करोड़ के रक्षा उत्पादों का निर्यात होगा। नेशनल हेराल्ड मामले पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, कांग्रेस ने ही ईडी कानून बनाया था। उस समय कई पार्टियों ने उसका विरोध किया था। कांग्रेस से कहा था कि आप ऐसा कानून ला रहे हैं जिससे अंततः आपको ही परेशानी हो सकती है। महाराष्ट्र में भाजपा के खिलाफ जो भी नेता था उसे ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग का सामना करना पड़ा। मैं इतना समझता हूं कि ईडी जैसे विभाग को खत्म कर देना चाहिए। मैं कांग्रेस से भी यही मांग करूंगा। ईडी होने का मतलब है कि आप आयकर विभाग या जीएसटी जैसी अपनी संस्थाओं पर भी भरोसा नहीं कर रहे हैं। देखिए, नेशनल हेराल्ड में मैंने अभी कहा, ये जो ईडी का कानून ये कांग्रेस ने ही बनाया था और आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे
कि उस समय बहुत सारे दलों ने विरोध किया था कि ऐसा कानून ला रहे हो कि अंतोगत्वा हो सकता है आपको भी परेशानी हो। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को विरोध करने का अधिकार है, लेकिन उसे सरकारी संपत्तियों का दुरुपयोग करने और इसे नेशनल हेराल्ड को देने का अधिकार नहीं है। उन्होंने वक्फ कानून का विरोध करने पर ममता बनर्जी से भी सवाल पूछे। आईपीएल 2025 में मंगलवार को मुल्लापुर में पंजाब किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 16 रन से हरा दिया। इस लो स्कोरिंग मैच में पंजाब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 15.3 ओवर में 111 रन बनाए थे। जवाब में कोलकाता की टीम 15.1 ओवर में 95 रन पर सिमट गई। केकेआर की हार के बाद कप्तान अंजिकिए रहाणे ने हार की जिम्मेदारी खुद पर ली है। वहीं पंजाब के कोच रिकी पोंटिंग ने खुलासा किया है कि इस मुकाबले से पहले युजवेंद्र चहल को फिटनेस टेस्ट से गुजरना पड़ा था। भारत स्थित चीन के दूतावास ने इस साल 9 अप्रैल तक 85,000 भारतीय नागरिकों को वीजा दिया है। दोनों देशों के बीच लोगों से संबंधों को बेहतर करने की दिशा में यह अहम कदम है। भारत में चीन के राजदूत शु फेहोंग ने बताया कि इस साल 9 अप्रैल 2025 तक चीनी दूतावास ने भारतीय नागरिकों को 85,000 से ज्यादा वीजा जारी किए हैं। चीन में और भारतीय दोस्तों का स्वागत करेंगे ताकि वह चीन में खुले, सुरक्षित, वाइब्रेंट और मित्रवत माहौल का अनुभव कर सके। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। दोनों नेताओं पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। इसे लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। गौरतलब है कि राहुल, सोनिया गांधी ही नहीं बल्कि देश के कई शीर्ष नेता भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हैं और इनमें से कई के खिलाफ जांच भी चल रही है। महाराष्ट्र में महिलाओं को वित्तीय सहायता देने के लिए शुरू की गई लड़की बहन योजना को 2024 विधानसभा चुनाव में महायुति की जीत की बड़ी वजह माना जाता है। इस योजना के बंद होने की अटकलें लगातार सामने आती हैं। इसे लेकर अजीत पवार ने कहा कि योजना बंद नहीं हो रही है। गुजरात के चारोतार विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में संवाद सत्र के दौरान विदेश मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान दोहरा खेल खेल रहा था। वह तालिबान के साथ भी खेल रहा था और दूसरे पक्ष के साथ भी, लेकिन अब अमेरिकी चले गए तो दोहरा खेल जारी नहीं रह सका। पाकिस्तान ने ही आतंकवाद को बढ़ावा दिया, वहीं उन्हें वापस आकर नुकसान पहुंचा रहा है। द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर वार्ता प्रक्रिया के बीच भारत ने अमेरिका के साथ व्यापार उदारीकरण का रास्ता अपनाने का फैसला लिया है। वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल ने मंगलवार को बताया कि अगले महीने दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते पर सीधी बातचीत शुरू होने की उम्मीद है। इस समझौते के अंतिम रूप लेने से दोनों देशों के बीच कारोबार के बड़े अवसर उत्पन्न होंगे। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि यूपी व उत्तराखंड सरकारों को धर्म को कर्म नहीं बल्कि कर्म को धर्म मानकर संवैधानिक दायित्व निभाना चाहिए, जिसमें समाज के सभी वर्गों का हित निहित है। लेकिन योगी सरकार भी पूर्ववर्ती सपा की सरकार की तरह ही कुछ क्षेत्र और कुछ लोगों के लिए समर्पित नजर आ रही है। मायावती बुधवार को लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय में यूपी व उत्तराखंड के नेताओं को संबोधित कर रही थी। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए यूपी न्यूज 24/7 के साथ। अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।